अध्याय 40 कंपनी प्रशासन के अधीन संविधान का विकास। भारत के लोग ये समझते थे कि कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत को 20 वर्ष के लिए ठेके पर दे देना ही था। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने निशक्त मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई और उसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट को देना था। बंगाल का नवाब अब केवल एक पेंशनर मात्र ही रह गया था। कंपनी को उसे 53 लाख रुपया वार्षिक, जो पीछे घटाकर 32 लाख रुपया वार्षिक कर दिया गया, निजामत के कार्य के लिए देना था। इस प्रकार क्लाइव ने दोहरी प्रणाली स्थापित कर ली, जिसके अनुसार कंपनी दीवान थी और नवाब नाजिम, परंतु चूंकि नवाब की आर्थिक तथा सैनिक स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, अतएव वो केवल नाम मात्र का ही नवाब रह गया था। क्लाइव की व्यवस्था के अनुसार कंपनी ने दीवानी का कार्यभार, जिसमें भूमि कर, सीमा शुल्क लेना तथा दीवानी कानून व्यवस्था सम्मिलित थी, उप दीवान को सौंप दिया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय। अब उप दीवानों ने अपने अपने प्रदेश का प्रशासन नाम मात्र तो मुगल सम्राट तथा बंगाल के नवाब की ओर से करना था, परंतु वास्तव में वो प्रशासन केवल अंग्रेजी कंपनी के हितों के लिए ही किया जाता था। इसके फल स्वरूप अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त किया गया और भारतीय व्यापारियों को कम से कम मूल्य दिया गया। संभवतः ऐसी लूट भारत में पहले कभी नहीं मची थी। इस समस्त प्रदेश की आय लगभग 40 लाख पाउंड आंकी गई थी और इसमें ये आशा थी कि कंपनी को बहुत सा लाभ होगा। उस समय ब्रिटिश संसद में ये सुझाव भी आया था कि भारतीय प्रदेश का प्रशासन अंग्रेजी सरकार को ले लेना चाहिए, परंतु अंत में ये निश्चय हुआ कि कंपनी 4 लाख पाउंड वार्षिक अंग्रेजी सरकार को दे दे और उसे भी अपनी भारत की लूट में सम्मिलित कर ले। कंपनी ने अपने भागीदारों का लाभांश 6.25% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, परंतु कंपनी को आशातीत लाभ नहीं हुआ। उन दिनों कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार करने की अनुमति थी और उन्होंने इसका अत्यधिक अनुचित लाभ उठाया। वे लोग करोड़ों रुपया ले लेकर इंग्लैंड वापस लौटते थे। इसी बीच कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु पर 1765 में ही उसके पुत्र नजमुद्दौला से निजामत का कार्य लेकर अपनी ही मनोनीत व्यक्ति उस दीवान मोहम्मद रजा खां के हाथ में दे दिया था। अर्थात वास्तविक शक्ति दीवानी और निजामत दोनों ही मोहम्मद रजा खां द्वारा कंपनी के निर्देशन में चलाई जाती थी। ये दोहरी प्रणाली 1765 से 1772 तक, 1762 से 1767 तक क्लाइव, 1767 से 69 तक वेरेलस्ट तथा 1769 से 72 तक कार्टियर की गवर्नरी काल में चलती रही। इसमें नाम मात्र राज्य तो मुगल सम्राट का अथवा बंगाल के नवाब का था, परंतु वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। मुखौटा भारतीयों का था, निर्देशन अंग्रेज का। पृष्ठ 366। 1. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पारित होने की घटनाएं। दोहरी प्रणाली के अधीन भारतीय प्रजा पर होते हुए अत्याचार के विषय में एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में भी उल्लेख किया है और कहा है कि जनता के हितों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए कंपनी ने अपने अधिकारियों को प्रजा पर अनंत अत्याचार करने की अनुमति दे दी थी। इसी बीच 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा, जो संभवतः भारत के लिखित इतिहास में सबसे भयानक था। कंपनी ने इस अकाल की भीषणता को कम करने का लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अंग्रेज व्यापारियों ने इससे अनुचित लाभ उठाकर बहुत सा धन कमाया। एक अंग्रेज लेखक लेकिन ने कहा कि भारतीयों ने ऐसी कठोर और तीक्ष्ण निर्दयता संभवतः पहले कभी भी अनुभव नहीं की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के 1772 में भारत आने से पूर्व 12 वर्ष तक अंग्रेज व्यापारी बंगाल से लूटे हुए सोने से भरे थैले लेकर इंग्लैंड लौटते रहे। इन अंग्रेजी नवाबों को समकालीन अंग्रेजी अभिजात वर्ग जिस तिरस्कार, ईर्ष्या तथा घृणा की दृष्टि से देखता था, ये समकालीन संस्मरणों तथा पत्र व्यवहार से स्पष्ट है। कंपनी की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। कंपनी ने पहला कार्य ये किया कि 4 लाख वार्षिक जो अंग्रेजी सरकार को देना होता था, उससे छूट मांगी।
कंपनी पर ऋण की मात्रा बढ़ने लगी। वास्तविक लेखे को झुठलाकर कंपनी ने 1772 में भी 12.5% लाभांश जारी रखा और वो उस समय जबकि कंपनी पर 60 लाख पाउंड ऋण था। जब बंगाल के अकाल का तथा हैदर अली के कर्नाटक पर सफल आक्रमणों का समाचार लंदन पहुंचा तो कंपनी के शेयरों का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया। शीघ्र ही लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता लग गया। निराश होकर डायरेक्टरों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। यह संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था। लॉर्ड नॉर्थ ने इस ऋण के प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया, जहां उसका दोनों सदनों में बहुमत था। संसद की एक प्रवर समिति इस प्रार्थना पत्र की जांच करने के लिए नियुक्त की गई। प्रवर समिति का अध्यक्ष जनरल बरगायन था, जिसने विवाद में बोलते हुए कहा था, महान अत्याचार और क्रूरता जो किसी असैनिक सरकार के नाम को धब्बा लगा सकती है, उसे सुधारने की आवश्यकता है और यदि किसी कारण प्रभुसत्ता और व्यापार को अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही इतने नीचे गिर जाएंगे और डूब जाएंगे कि उनका पुनरुत्थान नहीं हो सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि डायरेक्टरों के व्यवहार पर लोगों को बहुत संदेह था। मार्च 1772 में उन्होंने लाभांश की घोषणा फिर 12.5% की थी और उसी वर्ष 10 लाख पाउंड के ऋण का प्रार्थना पत्र सरकार को दिया था। ये विसंगति इतनी स्पष्ट थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की एक दूसरी गुप्त समिति की नियुक्ति करनी पड़ी ताकि इसका कारण पता किया जाए। एक कंपनी जिसके अधिकारी इंग्लैंड को धन से मालामाल होकर लौटे क्यों कर दिवालिया हो जाए, ये एक अद्भुत प्रश्न था। अगले वर्ष वसंत में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसे कि आशा थी, ये रिपोर्ट अत्यधिक दोष सूचक थी। अतएव संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। प्रथम के अनुसार कंपनी को 4% की ब्याज पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया। दूसरे अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस विधेयक का कंपनी तथा उसके मित्रों ने डटकर विरोध किया। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों में ही परिवर्तन लाए गए। इंग्लैंड में स्वामियों के अधिकरण में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो चुनाव से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हों और ये निश्चय हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा और डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी, जिसमें से 25% प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। पृष्ठ 367। डायरेक्टरों को ये आदेश हुआ कि वे वित्त विभाग के सामने भारत प्रशासन तथा राजस्व संबंधी राज्य सचिव के सम्मुख सैनिक और असैनिक प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार प्रस्तुत करें। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों का नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि ये अधिकार अपूर्ण था। बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की अवस्था में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। कोरम अथवा गणपूर्ति 3 का था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तथा पार्षद फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन तथा बरवेल का नाम तो अधिनियम में ही लिख दिया गया था। ये लोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए और केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाए जा सकते थे। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा उसे कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था थी कि क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा एक सर्वोच्च तथा 3 छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करे। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय तथा देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। कंपनी के कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिए गए। सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे अंग्रेज हो अथवा भारतीय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। इस न्यायालय को ये भी अधिकार था कि ये कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सके। इस न्यायालय को इंग्लैंड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार
न्याय करने का अधिकार दिया गया था। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पंचों की सहायता से मुकदमों की सुनवाई करनी थी। ये उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और सर अलीजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड छोटे न्यायाधीश नियुक्त हुए। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासक का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया कि कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो, वो किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता। कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ा दिए गए। गवर्नर जनरल को 25,000, पार्षदों को $10,000 तथा मुख्य न्यायाधीश को $8,000 तथा छोटे न्यायाधीशों को $6,000 वार्षिक दिए गए, जो संभवतः समकालीन समस्त संसार के सबसे ऊंचे वेतन थे। अधिनियम की आलोचना। अधिनियम ने गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिया, परंतु उस पर एक परिषद लाद दी, जिससे वो पूर्णतया असहाय हो गया। जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ 1774 से 1776 तक हुआ। अधिनियम ने न्यायालय को स्थापित कर दिया, परंतु उसे कौन से कानून के अनुसार चलना है, भारतीय अथवा ब्रिटिश, ये निश्चित नहीं था और न ही परिषद तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया। अधिनियम कुछ मामलों में जानबूझकर चुप था तथा ये एक प्रकार का समझौता था। इसने स्पष्ट रूप से क्राउन की प्रभुसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और न ही बंगाल के नवाब की प्रभुसत्ता पर आघात किया। पृष्ठ 368। अधिनियम ने राज्य सरकार को कंपनी पर, डायरेक्टरों को अपने सेवकों पर, गवर्नर जनरल को परिषद पर अथवा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास अथवा बंबई पर पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से नियंत्रण नहीं दिया। ये अधिनियम अवरोध तथा संतुलन की नीति पर आधारित था। वास्तविक स्थितियों के दबाव के अधीन तथा आंतरिक त्रुटियों के कारण यह छिन्न भिन्न हो गया। अतएव हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य दोष ये थे कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का आपस में झगड़ा होना अनिवार्य था। उच्चतम न्यायालय, जिसमें अंग्रेजी कानून लागू भी होता था, तथा बंगाल में पूर्व स्थित अन्य न्यायालय के आपसी संबंधों में अनियमितता थी। इसके अतिरिक्त परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के आपसी संबंध भी अनिश्चित थे, यहाँ तक कि आपस में विरोध हो गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर था। इसी प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्रों की अस्पष्टता इस अधिनियम का एक महान दोष था। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं दिया गया था। इसी कारण कार्यान्वित करते समय ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अधिनियम का महत्व। रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सुदूर सभ्य लोगों के देश में प्रशासन करने का ये प्रथम प्रयत्न था। उत्तरी अमेरिका की नाई भारत ऐसा देश नहीं था जहां यूरोपीय लोग ही रहते थे और जहां यूरोपीय संस्थाओं का लागू करना तथा चलाना बहुत सरल था। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश दक्षिणी अमेरिका की भांति नहीं थे, जो कि एक अविकसित प्रदेश हों। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एक अनजान समुद्र में नाव चलाने की भांति था। इसमें भारत के प्रशासन का ब्यौरा कंपनी के अपनी युक्तियों पर छोड़ दिया गया था। इसके द्वारा बंगाल, मद्रास तथा बंबई में एक ईमानदार तथा कुशल प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। कंपनी के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें, इस उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ते में एक उच्च न्यायालय भी स्थापित कर दिया। इंग्लैंड में कोई भी सरकारी पदाधिकारी कानून की परिधि से बाहर नहीं था और वो अपने कार्यों के लिए साधारण न्यायालय में उत्तरदायी था। अतएव थोड़े में हम ये कह सकते हैं कि ये अधिनियम अधिक अच्छा प्रशासन स्थापित करने के लिए एक प्रयत्न था, परंतु चूंकि समस्या का पूर्ण ज्ञान नहीं था तथा ये अधिनियम अज्ञान में बनाया गया, अतएव पूर्णतया असफल रहा तथा इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स की स्थिति दृढ़ नहीं हुई, अपितु उसकी कठिनाइयां बढ़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्ष तक चलता रहा। फिर 1784 में इसके स्थान पर पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया।
वॉरेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अनुसार भारत पर प्रशासन किया। दूसरा, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात कुछ उपचारार्थ तथा अनुपूरक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा ही एक अधिनियम 1781 का इंडिया एक्ट था, जिसके अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। इसी प्रकार इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट कर दिया गया था तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार दे दिया गया था तथा ये भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू किया जाएगा। अधिनियम में ये आज्ञा थी कि उच्चतम न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए तथा सरकार को भी नियम तथा विनियम बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था थी कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील सपरिषद गवर्नर जनरल के पास जा सकती थी। केवल $5,000 तथा इससे अधिक के मामलों में यह अपील इंग्लैंड में सपरिषद सम्राट तक जा सकती थी। पृष्ठ 369। इसमें यह भी कहा गया था कि जो नियम तथा विनियम गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद बनाए उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करना आवश्यक नहीं। उससे पूर्व ये आवश्यक था कि संभवतः उसका उद्देश्य ये था कि वे नियम तथा अधिनियम जो इंग्लैंड के कानूनों के विरुद्ध होंगे वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार इस अधिनियम से रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और इस अधिनियम में ये स्पष्ट था कि सरकार को सुदृढ़ किया जाए, राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए और भारत में कानून बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए। 1784 का पिट का इंडिया एक्ट थर्ड। पारित होने की घटनाएं। 1772 से 1781 में कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए दोनों एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति नियुक्त की गईं। प्रवर समिति ने उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में और गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की। भारी भरकम रिपोर्टों का कंपनी के आलोचकों ने संसद के वाद विवाद में खुलकर प्रयोग किया। संसद का कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना उस समय और भी आवश्यक हो गया जब मराठा युद्ध के कारण कंपनी की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ गईं और उसने 10 लाख पाउंड का एक और ऋण मांगा। गुप्त समिति के अध्यक्ष डंडास द्वारा प्रस्तुत विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। इस पर फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। वास्तव में ये बिल बर्क और फिलिप फ्रांसिस ने ही तैयार किया था। इसके अनुसार कंपनी की राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप दी जानी थी और व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ 9 उपनिदेशकों को। यदि ये बिल पारित हो जाता तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हो सका और लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ये पहला और अंतिम अवसर था जबकि एक अंग्रेजी सरकार भारतीय मामले पर टूट गई। जनवरी 1784 में पिट प्रधानमंत्री बना। उसने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। दूसरा पठन भी हो गया, परंतु शीघ्र ही मंत्रिमंडल टूट गया। नई संसद मई 1784 में गठित हुई। वही पुराना जनवरी की संसद वाला विधेयक कॉमन सभा में जुलाई 1784 में और लॉर्ड्स में अगस्त मास में पारित हुआ। फॉक्स का ये कथन था कि उसका बिल अधिक उत्तम था। पिट ने एक और सावधानी प्रयोग की थी कि इस विधेयक के लिए कंपनी की स्वीकृति पहले ले ली थी और इस प्रकार विधेयक के विरोध को पहले ही समाप्त कर दिया था। वास्तव में फॉक्स तथा पिट के विधेयक लगभग एक ही प्रकार के थे। भिन्नता केवल इस बात में थी कि फॉक्स के बिल से कंपनी संरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, परंतु इसमें उसे जारी रखा गया। पिट ने स्वयं भी इस विषय में यूं कहा था कि फॉक्स के विधेयक से व्यक्तियों को स्थायित्व मिलना था, मेरे विधेयक से एक प्रणाली को स्थायित्व मिला। अधिनियम की धाराएं। 1784 के अधिनियम से कंपनी के लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन आए। इससे सरकार का कंपनी के मामलों पर नियंत्रण बढ़ गया था।
यद्यपि कंपनी के व्यापार का अछूता छोड़ दिया गया, परंतु सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उनके द्वारा नियुक्त किए 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाने थे। स्वामियों के अधिकरण को ये अधिकार नहीं रहा कि डायरेक्टरों का जो आदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया हो, उसे वो रद्द, निलंबित अथवा समाप्त कर सके। पृष्ठ 370। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। गवर्नर जनरल को अभी भी बहुमत के आदेश पर कार्य करना होता था, परंतु अब सदस्य संख्या 3 होने के कारण यदि एक भी पार्षद उसकी ओर होता तो वो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करके अपनी बात मनवा सकता था। इससे अधिक इस अधिनियम में कुछ नहीं किया गया। ये त्रुटि 1793 में दूर की गई, जब गवर्नर जनरल को परिषद बहुमत को अनदेखी करने तथा मत को रद्द करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गईं। इसके अतिरिक्त ये भी निश्चय किया गया कि भविष्य में केवल संश्रावित सेवक गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। बाहर के लोगों को इन पदों पर नियुक्ति करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। अधिनियम पर विचार। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में 2 मुख्य परिवर्तन आए। पहला ये कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे और जिसका उद्देश्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था, और इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और ये 1858 तक चलती रही। नियंत्रण बोर्ड को प्रशासन का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, इसके पास कोई संरक्षण नहीं था, इसकी शक्ति आवरण में थी, इसको कंपनी के सभी कागजात देखने का अधिकार था और केवल व्यापारिक आदेशों को छोड़कर शेष सभी आदेशों पर इसकी स्वीकृति आवश्यक थी, और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण बोर्ड अपना आदेश डायरेक्टरों की गुप्त समिति को भेज सकता था और उसे डायरेक्टरों को हस्ताक्षर कर अपनी ओर से भारत भेजना होता था। इस प्रकार भारत में कंपनी का समस्त सैनिक तथा असैनिक प्रशासन अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गया। डायरेक्टर्स के बोर्ड को अपने संरक्षण पर पूर्ण अधिकार था और उन्हें अपने पदाधिकारियों की पदोन्नति करने का भी पूर्ण अधिकार था। इस बोर्ड का अध्यक्ष आरंभिक काल में एक राज्य सचिव होता था और उसे कोई विशेष वेतन नहीं मिलता था, परंतु 1793 के पश्चात सवेतन अध्यक्ष नियुक्त हो गया और ये अधिकारी भारतीय शासन के लिए 1856 तक उत्तरदायी रहा, जब इसके स्थान पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हो गई। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पिट के इंडिया एक्ट ने कंपनी तथा भारतीय प्रशासन का 1858 तक चलने वाला मूलभूत आधार निश्चित कर दिया। दूसरे, इस अधिनियम के कार्यकारी पार्षदों की संख्या 3 रह गई, जिनमें से मुख्य सेनापति एक था। बम्बई और मद्रास की परिषदों का गठन भी बंगाल के नमूने पर ही कर दिया गया, परंतु इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा ये थी कि इसके द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को केवल समाप्त ही नहीं कर दिया गया, अपितु जो प्रत्याभूति की संधियां कर्नाटक तथा अवध जैसे भारतीय राजाओं से की गई थी, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि विजय की योजनाएं तथा भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है। परंतु जैसा कि हम देखते हैं, इस आदेश का अनुसरण विपरीत दिशा में अधिक किया गया। वास्तव में ये अधिनियम बहुत ही दक्ष उपाय था, जिसमें राजनीतिक समझौते के सभी लक्षण थे। बर्क ने इस विषय में कहा था, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा तथा दक्ष उपाय है जैसा कि कोई मनुष्य बना सकता है। जैसा कि कोर्टनी इल्बर्ट ने प्रदर्शित किया है कि पिट ने 2 बातें की। 1, उसने क्राउन के संरक्षण का अधिकार लेने, 2, और कंपनी के संविधान को पूरी तरह बदलने के दोष से बचाए रखा, परंतु फिर भी पिट ने कंपनी को इंग्लैंड की सरकार से संबंधित अवश्य कर दिया। चौथा है 1786 का अधिनियम। पिट ने 1786 में एक अधिनियम संसद के सम्मुख इस भावना से रखा ताकि कॉर्नवालिस को भारत की गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए।
वो गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार ये सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। पृष्ठ 371। 5. 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई थी, वो आने वाले गवर्नर जनरलों तथा गवर्नरों को भी दे दी गई। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया था। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था ताकि वो उसके स्थान पर कार्य कर सके। जब वो मद्रास अथवा बम्बई जाता था तो उसे स्थानीय प्रशासन में स्थानीय गवर्नर का पदयादिष्ट करने का अधिकार दिया गया। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं था। गृह सरकार के नियंत्रण बोर्ड में एक आयुक्त इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इसके 2 कनिष्ठ सदस्य अब सम्राट की प्रीवी काउंसिल के सदस्य होने आवश्यक नहीं थे। इन सभी सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन मिलता था। ये परंपरा 1919 तक चलती रही। 6. 1813 का चार्टर एक्ट। जब 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने को थी तो इस विषय में बहुत वाद विवाद हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। कंपनी का भारतीय साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि कंपनी के लिए यह संभव नहीं था कि व्यापारिक तथा राजनीतिक अधिकारी के रूप में कार्य कर सके। दूसरे समकालीन येच्छाचारिता के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा चलाई गई महाद्वीपीय पद्धति द्वारा अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण सब लोगों की यही इच्छा थी कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए। अतएव 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार का तथा चाय के व्यापार का एक अधिकार चलता रहा। कंपनी के भागीदारों की बहुत हानि नहीं थी क्योंकि अब उन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा था। कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यद्यपि ये स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इस प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये स्मरण रहे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई थी। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखे होते थे। 1813 के अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्ति को न केवल परिभाषित अथवा स्पष्ट किया गया अपितु उसका पर्याप्त रूप से विस्तार किया गया। एक बात जिसने 1813 के अधिनियम को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया वो ये थी कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया गया। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में विद्या प्रसार का बीड़ा उठाया। अतएव ये भारत संबंधी अंग्रेजी घोषणाओं में विशेष महत्व रखता है। 7वां 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट पारित होने की परिस्थितियां 1813 और 1833 के चार्टर एक्टों के बीच इंग्लैंड में बहुत से परिवर्तन हुए। देश में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बहुत बढ़ गया था। सस्ती वस्तुओं के कारण देश का अपना जीवन स्तर ऊंचा हुआ तथा अब देश से वस्तुओं के निर्यात के कारण अनंत धन देश में आना आरंभ हो गया। पृष्ठ 372। अब वर्ग चेतना ने अंग्रेजी राजनीति को नई दिशा दी। देश में नए बुद्धिजीवी वर्ग ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन करना आरंभ कर दिया और नई जागृति समकालीन साहित्यकारों ने अपने लेखों द्वारा जनता तक पहुंचाई। 1830 में व्हिग दल शक्ति में आया और उसने उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए। फ्रांसीसी क्रांति का सीधा प्रभाव था कि मानव के अधिकारों का स्पष्ट प्रचार होने लगा। बहुत झगड़े के पश्चात 1832 का संसद सुधार एक्ट पारित किया गया। मानव की प्रतिष्ठा को और गरिमा को मान्यता दी जाने लगी और यथेच्छाचारिता के सिद्धांत को अधिक स्वीकृति दी जाने लगी। समस्त वातावरण में सुधार विद्यमान थे।
ऐसे सुधारों के समय में संसद को 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का प्रश्न आया। संसद में बहुत से सदस्य ये चाहते थे कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और क्राउन को भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए, परंतु संसद का बहुमत इसके पक्ष में नहीं था और वो लॉर्ड मैकाले के इस विचार से सहमत था कि कंपनी का प्रशासन चलते रहना चाहिए, यद्यपि इसके आधार में परिवर्तन होना चाहिए। मैकाले उन दिनों नियंत्रण बोर्ड का सचिव था और जेम्स मिल, जो एक ख्याति प्राप्त इतिहासकार तथा बेंथम का शिष्य था, उन दिनों इंडियन हाउस के एक ऊंचे पद पर विराजमान था। इन दोनों व्यक्तियों के प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिनियम की धाराएं। इस अधिनियम ने कंपनी को आगामी 20 वर्ष के लिए जीवन दान दिया और उसे महामहिम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को प्रन्यास के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भारत को कंपनी के ऋणों का भुगतान करना था और भागीदारों को 10.5% वार्षिक लाभांश देना होगा। इस बात की भी व्यवस्था की गई कि $12 लाख का संचयन किया जाए ताकि भविष्य में किसी समय दोगुने मूल्य पर कंपनी की अंश पूंजी अथवा स्टॉक को खरीदा जा सके। इस अधिनियम से कंपनी के डायरेक्टरों के संरक्षण को कम कर दिया गया। इस बात की व्यवस्था की गई कि ये लोग रिक्त स्थानों से दोगुनी संख्या के लोगों को हैलीबरी कॉलेज में भर्ती के लिए मनोनीत कर सकते थे और उनमें से सर्वोत्तम लोगों को नियुक्तियां दी जाती थीं। डायरेक्टरों के संरक्षण के मामले पर बहुत झगड़ा हुआ और अंत में संसद ने एक संशोधन द्वारा उनके संरक्षण को अगले 20 वर्ष के लिए स्वीकार कर लिया। नियंत्रण बोर्ड में अब सभी प्रमुख मंत्रियों को सम्मिलित कर लिया गया, परंतु वास्तविक शक्ति एक छोटे से दल के पास थी जिसमें अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंप दिया गया। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में दे दिए गए। सभी कर सपरिषद गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। संक्षेप में प्रशासन तथा वित्त की सभी शक्ति सपरिषद गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। 1833 से पूर्व 5 प्रकार के कानून होते थे जो कि कई बार एक दूसरे के विरोधी होते थे और उनकी भाषा भी स्पष्ट नहीं थी और ये अव्यवस्था फैलाते थे। उदाहरण के रूप में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट, सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए कानून जिन्हें रेगुलेशंस कहते थे, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी आज्ञाएं तथा भिन्न प्रेसिडेंसियों द्वारा बनाए कानून समस्त भारत में प्रचलित थे। 1833 से पूर्व की कानूनी व्यवस्था की एक झलक कानूनी आयोग द्वारा दिए गए इस कथन से स्पष्ट है। बंगाल में जालसाजी का दंड झूठ बोलने से दुगना था। इसी प्रकार बहुत सी असंगत बातें थी। इसका परिणाम ये था कि फौजदारी कानून में पूर्णतया अव्यवस्था तथा गड़बड़ी थी। ये आवश्यक था कि सारे देश के लिए एक ही दंड संहिता हो। ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बहुत से अंग्रेज भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में बसने लगे थे। अतएव इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि कानूनी केंद्रीकरण किया जाए। पृष्ठ 373। अब केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई तथा मद्रास के संविधान सभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। सपरिषद गवर्नर जनरल सभी विषयों पर सभी स्थानों तथा लोगों के लिए कानून बना सकता था और उसके कानून सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते थे। वो समकालीन प्रयोग में आए अथवा भविष्य में बने किसी कानून को रद्द अथवा संशोधित कर सकता था। वो कंपनी के उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी कानून बना सकता था जो कि अंग्रेजी प्रदेश अथवा कंपनी से संबंधित राजाओं के प्रदेशों में कार्य करते थे। सैनिक अनुशासन संहिता तथा युद्ध नियमावली भी बना सकता था और न्याय प्रशासन के लिए भी व्यवस्था कर सकता था। कुछ मामलों में उसकी कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगे थे। उदाहरण के रूप में वो कंपनी के संविधान तथा चार्टर एक्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार वो क्राउन के विशेषाधिकारों को अथवा संसद के बनाए कानूनों द्वारा तथा उसके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था।
इसी प्रकार वो विद्रोह अधिनियम को भी नहीं बदल सकता था। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य एक चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिए गए। ये चौथा सदस्य कानून बनाने के लिए अपनी व्यावसायिक मंत्रणा देने के लिए था। सैद्धांतिक रूप में उसे केवल कानून बनाते समय परिषद की बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार था, परंतु डायरेक्टरों के कहने पर मैकाले को, जो इस पद का प्रथम अधिकारी था, सभी बैठकों में सम्मिलित कर लिया जाता था। भारतीय कानूनों को संचित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। एक्ट की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। जैसा कि डायरेक्टरों ने कहा, इस धारणा का उद्देश्य योग्यताएं निश्चित करना नहीं है, अपितु अयोग्यताएं हटाना है। इस कानून का अर्थ हम ये लेते हैं कि भारत में कोई शासक वर्ग नहीं होगा तथा जो भी कोई योग्यताओं के प्रमाण स्वीकार कर लिए जाएं, उनमें जाति तथा धर्म की विशिष्टता नहीं होगी। तदनंतर योग्यता का मानदंड उपयुक्तता होगी। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जिससे कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ की गई तथा 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा स्वीकृत कुत्सित विचार वाली और अल्प दृष्टि वाली नीति, जिसमें भारतीयों को सभी ऊंचे पदों से वंचित रखा जाता था, उस नीति का अंत हो गया। परंतु वास्तव में इस अच्छी व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ऊंचे सैनिक तथा असैनिक पद भारतीयों के लिए बंद ही रहे। वे केवल छोटे छोटे पद ही प्राप्त कर सकते थे। कीथ ने इस विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। ये उत्तम भावना जो 1833 के एक्ट की धारा 87 में प्रकट की गई थी, व्यवहारिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मनरो, मेलकम, एल्फिंस्टन, स्लीमन तथा बिशप हर्बर के विचारों के होते हुए भी 1793 के एक्ट की उस धारा को, जिसके अनुसार $500 वार्षिक वेतन से अधिक सभी पदों के लिए केवल संश्रावित सेवक ही नियुक्त किए जा सकते थे, रद्द करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भारतीयों को ऊंचे पदों से वंचित रखे जाने को भारतीयों ने बहुत बुरा माना और कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की ये धारा एक मुख्य आधार बन गई। 1833 के एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने के लिए भी आज्ञा दी गई। पृष्ठ 374। 1883 के एक्ट पर विचार। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1833 के अधिनियम से भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कंपनी के भारतीय चाय तथा चीन के व्यापार का एक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात 1813 में आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण कर दिया गया। अब कंपनी को केवल प्रशासन पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना था। जैसा कि मार्शमन ने कहा है कि अब सरकार के कार्य को व्यापारिक कार्य से पृथक कर दिए जाने के कारण डायरेक्टरों के बोर्ड की नीति में कुछ उत्थान आया और उनके प्रशासन में कुछ अधिक कार्यकुशलता आई। कानूनों को संहिताबद्ध करना ही एक बड़ी बात थी। जैसा कि कहा गया है कि 1833 से पहले ये कहना बहुत कठिन था कि कानून क्या है, क्योंकि देश में बहुत से भिन्न भिन्न कानून लागू थे। अतएव एक विशेष मामले में कौन सा कानून लागू है, ये कहना बहुत कठिन था। गवर्नर जनरल को विधि आयुक्तों की नियुक्ति की अनुमति दी गई ताकि भारत में लागू भिन्न भिन्न कानूनों को अध्ययन, एकत्रित तथा संहिताबद्ध किया जा सके। दासता को समाप्त करने तथा नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने की धाराएं भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। ये ठीक है कि जब ये अधिनियम पारित हो रहा था तो ब्रिटिश संसद के बेंचों पर बहुत सदस्य विद्यमान नहीं थे, परंतु इस कानून का महत्व कम नहीं हो जाता। 8वां 1853 का चार्टर एक्ट। ज्यों-ज्यों चार्टर के नवीनीकरण का समय समीप आ रहा था, संसद में ये मांग बढ़ती जा रही थी कि कंपनी का इंग्लैंड में दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। ये मांग वस्तुतः ठीक ही थी। डायरेक्टरों के बोर्ड का लाभ कोई नहीं रहा था। डायरेक्टरों के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड के कारण अनावश्यक देरी ही होती थी और व्यय भी बढ़ता था। ये मांग भारत में प्रेसिडेंसियों से भी एक आवेदन पत्र में आ चुकी थी और सुझाव ये था कि एक राज्य सचिव तथा एक परिषद ही भारतीय कामकाज की देखभाल करे।
ये भी अनुभव किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट में कानून बनाने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी। ये भी मांग थी कि गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में वो प्रायः बंगाल का ही पक्ष लेगा। इसके अतिरिक्त देश में प्रदेशीय तथा राजनीतिक परिवर्तन आ चुके थे। सिंध 1843 तथा पंजाब 1849 अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे। डलहौजी द्वारा बहुत सी रियासतों तथा बर्मा में पीगू इत्यादि सभी ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के कारण साम्राज्य का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो चुका था। इन नए प्रदेशों का संवैधानिक प्रावधान भी करना था। ये भी मांग थी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए और भारतीय लोगों को अपने मामलों के प्रबंध में भाग देना चाहिए। इंग्लैंड में इस विचार से कुछ लोग सहमत भी थे। उदाहरण के रूप में अप्रैल 1852 में लॉर्ड डर्बी ने संसद में इस तथ्य पर बहुत बल दिया कि ये हमारा मानवता, परोपकार, नैतिकता तथा धर्म के नाम पर आवश्यक कर्तव्य है कि सुरक्षा, बुद्धिमत्ता तथा विवेक को ध्यान में रखते हुए जितना शीघ्र हो सके भारतवासियों को अपने आंतरिक मामलों के निरीक्षण का अधिकाधिक कार्यभार धीरे धीरे दे दिया जाना चाहिए। ऐसे वातावरण में अंग्रेजी संसद को 1853 में चार्टर के नवीनीकरण के प्रश्न पर विचार विमर्श करना पड़ा। संसद ने 2 समितियां कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1853 का एक्ट बनाया गया तथा पारित किया गया।